जी, आज का फिर हमारा लेक्चर है जी इफेक्टिव रीडिंग स्किल, और इसका जो पार्ट सेकंड है, जो सेकंड वीडियो इसके ऊपर जो है वो आज हम सेकंड पार्ट में कुछ जो हमने टेक्निक तीन चार टेक्निक पढ़ी थी जो रीडिंग स्किल्स की, उसमें से दो तीन रहती हैं, वो कौन सी हैं उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी टेक्निक हैं। तो उसमें से जी हमारी नेक्स्ट टेक्निक है जी क्रिटिकल रीजनिंग, जो फिफ्थ टेक्निक है। चार पढ़ ली थी उसमें हमने, फिफ्थ टेक्निक रहती थी जी क्रिटिकल रीजनिंग। तो क्रिटिकल रीजनिंग क्या होती है? ये इस तरह के सवाल जो है आप जब आइट्स के एग्जाम देते हैं, तो आइट्स के एग्जाम के अंदर जो है आपको जो है दो तरह के ऐसे होते हैं। तो एक तरह का जो ऐसे होता है वो आपको एक टॉपिक दिया जाता है, ठीक है। बल्कि आइट्स के अंदर दोनों ऐसे इसी तरह के होते हैं, एक शॉर्ट ऐसे होता है, एक लॉन्ग ऐसे होता है जो आपने लिखने होती हैं। जो दोनों ऐसे के अंदर क्या होता है कि आपको कुछ स्टेटमेंट दी होती है कि से फॉर एग्जांपल मैं स्टेटमेंट कहता हूँ जी कि दीज डेज द मोबाइल फोन इज वेरी डेंजरस या वेरी डेट्रीमेंटल फॉर द हेल्थ ऑफ चाइल्ड्स या यंग चिल्ड्रन या स्टूडेंट्स, एंड मोबाइल फोन इज वेस्टिंग देयर टाइम्स। ये एक स्टेटमेंट है जी। अब वो अगला कहते हैं जी, नेक्स्ट सवाल आता है कि आर यू एग्री विद इट और नॉट, जो राइट ऐसे कि वो कहते हैं कि आप इससे एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। ये एक स्टेटमेंट है जी कि ये मोबाइल फोन जो है बच्चों की सेहत के लिए एक अच्छी चीज नहीं है। आप इससे एग्री करते हैं या नहीं करते? ये एक वो आपको उसमें जो है एक स्टेटमेंट दे देते हैं। जब बात का क्या होता है कि आपके पास जो है एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ है, तो इस तरीके से आप रीडिंग करते हैं डिफरेंट टाइप्स की। तो रीडिंग करने के बाद आप कहते हैं कि नहीं यार, ये बहुत अच्छी राइटिंग है, ये बहुत अच्छा नावल है, ये बहुत अच्छा ड्रामा था, आप उसके ऊपर रिव्यू देते हैं। और बाद का कुछ देखते हैं तो आप कहते हैं यार ये तो बकवास था, ड्रामा था, ये हमने क्या देखा है। या आप किताब पढ़ते कहते हैं जी बिल्कुल बकवास है, कुछ पता नहीं चल रहा क्या क्या यहाँ पे है, कोई चीज़ नहीं है। तो आप जब किसी राइटिंग को, रीडिंग को पढ़ते हैं और उसके मतलब जजमेंट करती हैं, तो इस तरह की रीडिंग को हम क्रिटिकल रीजनिंग कहते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग क्या है कि आपने ये जो आथर ने या राइटर ने जो भी पोजीशन वहां पे दी हैं, जो आर्गुमेंट अपनाए हैं, उनको अवेलुएट करते हैं। यानी कि आथर ने जो भी लिखा है या राइटर ने जो भी लिखा है, अब यहाँ पे आप ऐसी राइटिंग के अंदर जो है आप क्या करते हैं, उसको अवेलुएट करते हैं किस बंदे ने किस तरह के आर्गूमेंट यूज किए हैं, फिर उसके लिए जो है इसने कैसी स्टेटमेंट कैसी अपनाई है, इसने कैसे क्लेम किए, यानी कि जो उसने क्लेम किए यहाँ पे दावे किए हैं वो किस तरह के दावे हैं, या किस तरह की स्टेटमेंट इसने अपनाई है आथर ने। और फिर इनके स्टेटमेंट के मतलब वो एविडेंस क्या देता है, यानी कि ये जो इसने दावे किए हैं या बातें की हैं, इसके मतलब आया कि ये कुछ इनको प्रूव करने के लिए क्या वो कुछ एविडेंस दे रहे हैं, कोई सबूत दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो इस तरीके की जो जिसके मतलब आप ऐसी राइटिंग, जिसके मतलब या ऐसी रीडिंग कि जब आप पढ़ते भी जाएं और साथ साथ आप उसको वैल्यूएट भी करते जाएं। तो इस तरह की रीडिंग, जैसे देखें ना, टीचर है आपकी, टीचर क्या है, पेपर पढ़ता है, पेपर करने के बाद जो है पढ़ता है कि जी आया कि स्टूडेंट का पेपर अप टू द मार्क है या नहीं है, और इसमें क्या चीज़ इसने बहुत अच्छी लिखी है जिसकी वजह से इसको पूरे नंबर मिलने चाहिए, कौन सी चीज़ इसने नहीं लिखी, कौन सी चीज़ें इसने लिखनी चाहिए थी, किस चीज़ की कमी है जिसकी वजह से इसको नंबर अच्छे नहीं मिलने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की रीडिंग जो होती है जिसके अंदर जो है आप उसकी जो स्टेटमेंट्स, उसकी राइटिंग को आप इवेलुएट कर रहे होते हैं, उस तरह की जो रीडिंग स्किल्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग में आप अपने आप से जो है या उन क्लेम से जो आप उसने क्लेम किए उनके मतलब कई सारे क्वेश्चन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्लेम है क्या, आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलना होना चाहिए। जब आप पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, तो रीडिंग में आपको सबसे पहले या मेन फोकस बात होती है कि यार इस पूरी पैराग्राफ में, राइटिंग में, ऐसे में किस चीज़ के मतलब बात हुई है, किस टॉपिक पे हुई है, किस पॉइंट के ऊपर बात हुई है, और फिर उससे मुतल्लक एविडेंस कौन से हैं, इस आर्गूमेंट से मुतल्लक उसने एविडेंस कौन से दिए हैं, कौन कौन से सबूत दिए हैं। जैसे देखें ना, कारी साहब कहते हैं जी कि अच्छे अखलाक अपनाना बहुत अच्छी आदत है, अच्छे अखलाक जो हैं। तो फिर क्या करते हैं वो मौलवी साहब जो हैं या एक आपके जो टीचर हैं, इस्लामियात के टीचर हैं,
वो आपको क्या करते हैं कि जी आपको बता तो दिया कि अच्छे अखलाक हैं, अच्छे अखलाक की फिर वो कई सारी एग्जाम्पल कोट करते हैं कि अल्लाह ताला ने कितनी दफ़ा कुरान में कहा, कितनी दफ़ा बताया, वो किया। फिर इसके बाद उसी बात को और आर्गुमेंट करते हैं, यानी कि उसको और थोड़ा सा प्रूव करने के लिए फिर वो हदीसें लेते हैं कि ये हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। वो सारी अखलाक से मुतल्लिक़ तो बातें इसी तरीके से ये हैं, तो हम कहते हैं यार ये तो वाक़ई बड़ी अखलाक अपनाना, अच्छे अखलाक अपनाना एक बहुत अच्छी आदत है। एट द एंड हम सोचते हैं, इवैल्यूएट करते हैं उसकी बात को। मगर कैसे? उसके प्रूफ, उसके एविडेंस सारे सुन के जो उसने दिए, कुरान से दिए, हदीस से दिए, सहाबा की ज़िंदगी से दिए। तो इस तरीके से तो इसी तरीके से जो है कि इस तरह कोई आखिर है, कोई ना कोई पॉइंट अपनाता है, कोई व्यू लेता है, कोई दावा करता है, कोई क्या लें कि क्लेम करता है। उस क्लेम के एविडेंस में फिर वो कई सारी एग्जाम्पल भी देते हैं, कोई सारी सबूत भी देते हैं जो एग्जाम्पल की फॉर्म्स में होती हैं। तो वो उसने कौन से एविडेंस अपनाया अपने आर्गुमेंट को प्रूव करने के लिए? डू आई एग्री विद इट? ये जो सारी रीडिंग के अंदर, ऐसे के अंदर इसने सारी बात की है, क्या मैं इससे एग्री कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा? ठीक है। और एग्री इफ्स, अगर इफ सो कि मैं एग्री करता हूँ, व्हाट इज द एविडेंस फॉर एग्रीमेंट? कि मेरे पास ऐसी कौन सी बात है, मेरे पास ऐसी कौन सी बात मुझे सही लगी इसकी, या कौन सा प्रूफ इसका मुझे सही लगा जिसकी वजह से मैं इसके साथ एग्री कर रहा हूँ कि इस स्टेटमेंट के साथ वाकई ठीक है जी। और अगर मैं एग्री नहीं करता, ऐसे ही नहीं है कि मैं ही ना मानूं। एक होता है ना, एक सिंपली होता है, किसी बंदे के बाल का कई फ्रेंड को मना रहे होते हैं, कह रहे हैं यार चलें चलते हैं, तो वो कहता है नहीं जी मैं तो सही कह रहा हूँ। मगर आप कहते हैं अब बताओ आप कैसे सही कह रहे हो, एग्जाम्पल दो। तो बात ये होती है कि अगर आपने किसी को झूठा करना है, आप किसी को झूठा करना चाहते हैं या कहते हैं आप गलत है, किसी को, मैं किसी के मतलब कहता हूँ कि आप गलत हैं, तो मुझे फिर आप कहें कि मुझे फिर प्रूफ दो कि मैं कैसे गलत हूँ। तो फिर ये है कि अगर आपने किसी की, आप किसी से मतलब एग्री नहीं करते, जैसे मैं अभी शुरू में आपको स्टेटमेंट बताई कि अगर उस स्टेटमेंट से आप एग्री नहीं करते, तो उसके अगेंस्ट, उसके काउंटर एविडेंस आपके पास क्या है? क्या आपके पास कोई काउंटर एविडेंस है? आखिर में जो बात की है, क्या उससे काउंटर एविडेंस है? काउंटर एविडेंस है तो फिर ठीक है हम। तो इसी तरीके से जो है आइट्स के अंदर, आइट्स के अंदर ऐसे होते हैं कि वहां पे ऐसे दिए जाते हैं, ठीक है। और उन ऐसे में क्या होता है कि आपके एट द एंड आपकी पूछी जाती है, आपकी जो है सजेशन पूछी जाती है कि आया इससे आप एग्री करते हैं या नहीं करते। प्रूव दिस विद एविडेंस, क्या एग्जाम्पल के साथ आप प्रूव करेंगे इसको या इसके ऊपर राइट करें, ठीक है। और इसी तरीके से जो टाफल होता है, टाफल के पेपर में क्या होता है कि बाज का दो स्टूडेंट आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, ठीक है, आपस में बैठे बातचीत कर रहे हैं। अब क्या है कि वो जो है, एक बंदा कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है। अब आप क्या करते हैं, आपसे सवाल पूछा जाता है, जब दोनों की डिस्कशन मुक जाती है तो आपसे पूछा जाता है, एक सवाल पूछा जाता है कि आप कैसे एग्री करती हैं? क्या ये जो लड़की बात कह रही थी इससे आप एग्री करती हैं, या जो लड़का बात कर रहा था उसके साथ एग्री करते हैं? आप किस बात के साथ एग्री करते हैं? तो हैं, तो आपको 15 सेकंड दिए जाते हैं तैयार करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, कि आप जस्ट चंद पॉइंट लिख रहे हैं कि मैंने, अगर मैं किसी लड़के की बात को सपोर्ट कर रहा हूँ, जो वो मैं समझता हूँ कि जो बात सही है उसको मैं सपोर्ट करूंगा। जिसको मैं समझता कि मैं सपोर्ट नहीं करता, उसके अगेंस्ट मेरे पास जो है काउंटर एविडेंस होने चाहिए। तो वो मैं क्या करता हूँ कि वो 15 सेकंड आपको देते हैं तैयारी के लिए कि आप भी तैयार कर लें। तो आप नोट्स लिखते, चंद एक पॉइंट लिख लेते हैं कागज पे। फिर 45 सेकंड आपके पास होते हैं बोलने के लिए, कि आपने जो है 45 सेकंड जो है कंटिन्यूसली वो बोलना है। इस तरह से 4 से 5 दफा आपकी स्पीकिंग करवाई जाती है आपसे ना, पहले वो आपको सुनाए जाते हैं कोई ऑडियो, वो, और ऑडियो के बाद आपको 15 सेकंड दिए जाते हैं, और फिर 45 सेकंड के लिए आपको बोलने के लिए कहा जाता है। और वो बोलना कोई आप पॉइंट पकड़ के बोलेंगे। मगर जो टफ आइट्स है, आइट्स में आपको ऐसे दिए जाते हैं, जबकि टॉफल में इस तरह के ऐसे नहीं होते, वो थोड़ा डिफरेंट किस्म के स्टेटमेंट से रिलेटेड ऐसे होते हैं। वो भी समवर्ड कह लेंगे इसी तरह के ही होते हैं। उनमें भी आपका पूछा जाता है कि ये बंदा आया कि
किसी चीज को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये जो है इस तरह की जो रीडिंग होती है जिसमें आप जो है, इसके बाद जो है कि अगर आप नहीं करते तो आपके पास मैंने कहा कि काउंटर रिस्पॉन्स होनी चाहिए, या व्हाट अल्टरनेटिव प्रोस्पेक्टिव्स आर पॉसिबल देयर, कि अगर आप कहते हैं जी कि इसकी बात भी ठीक नहीं है या ये भी ठीक नहीं है, या इसका और क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं ना, आप कहते हैं जी, मैं आपको कहता हूँ से फॉर एग्जांपल जी आप ऐसे कर लें, आप कहते नहीं जी आप ऐसे कर लें, आप दोनों हम एक दूसरे के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, तो बाद बात में फिर हम कहते हैं कि कोई तीसरी राह बताओ, कोई तीसरा सोल्यूशन जो है, कोई जिसके ऊपर हम दोनों एग्री हों। ठीक है, तो ऐसी कोई बात है तो इस तरह के आप कोई अल्टरनेटिव प्रोस्पेक्टिव देते हैं, अल्टरनेटिव ऑप्शन देते हैं कि ये कर लें तो मसला हल हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरह की रीडिंग जिसमें कोई ना कोई क्लेम को जो है तो क्रिटिकल रीजनिंग या क्रिटिकल थिंकिंग कहता है कि इन्वॉल्व मोर देन क्लेमिंग सम आइडिया आर्गुमेंट और पीस ऑफ राइटिंग इज फॉल्टी। सिर्फ ये कह देना ना कि ये यार राइटिंग ठीक नहीं है, ये आर्गुमेंट ठीक नहीं है, ये पीस ऑफ राइटिंग ठीक नहीं है, ये क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग ये है कि आप किसी को गलत प्रूव करते हैं, अगर इन केस अगर सही है उसको सपोर्ट करते हैं, कोई बंदा राइटिंग सही लिखा के बहुत अच्छा लिखा है यार, यही अच्छी बात है, यही आप कहते हैं। और अगर कोई बंदा गलत करता है तो आप उसके जो है वो प्रूफ देते हैं, उसके जो है कि जी आप ये इसकी जो पीस ऑफ राइटिंग, स्पीच, आर्गुमेंट, आइडिया ये गलत है और इसके सही ये हैं। फिर एक्चुअली आपके ये आप क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं या क्रिटिकल रीडिंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये है आपने अंडरस्टैंडिंग करनी और अंडरस्टैंडिंग करके फिर उसके अगेंस्ट जो है वो प्रूफ देनी। दैट्स एक्चुअली द तो क्रिटिकल क्रिटिकल होने का मतलब ये होता है कि आप कहते हैं ना यार, आप किसी अपने फ्रेंड को देते हैं या एक सीनियर को देते हैं, वो आपने रीडिंग लिखी है, या अपने वालिद साहब को देते हैं, जी अब्बा जान ये मैंने एक असाइनमेंट बनाया है, काइंडली इसे क्रिटिकली देखिएगा। क्रिटिकली देखने का क्या मतलब है कि आप मुझे देखने के बाद बताएं कि इसमें क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं जो मैंने प्रेजेंटेशन या सेमिनार या कुछ भी बनाया है प्रेजेंट, तो वो उसमें देखें क्या कमियां हैं, जो कमी है वो मुझे बताएं। सिर्फ ये नहीं है कि आप कह दें ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, नहीं, आपने ये भी बताना है कि मैं क्या चीज़ कैसे करूं कि मेरी ये राइटिंग ठीक हो जाए, मेरा ये पेपर ठीक हो जाए, मेरी ये असाइनमेंट बेहतर हो, कौन सी चीज़ें मैं डालूं, कौन सी निकालूं। ठीक है, तो ये एक्चुअली होती है क्रिटिकल रीडिंग या क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट बात आती है जी रीडिंग डिफिकल्ट टेक्स्ट, जो आमतौर पे आप कोर्सेज वगैरह में चीज़ें पढ़ते हैं, ये आमतौर पे आपको समझ आ जाती हैं, मगर बाज़ औक़ात आप कुछ रिसर्च पेपर खोलते हैं, बाज़ औक़ात आप जीआरई की तैयारी कर रहे हैं, तो जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो वो इतने बोरिंग और इतने कह लें कि डिफ़िकल्ट है, जो पुराना इंग्लिश लिटरेचर है वो आपकी शायद ऊपर ऊपर से ही गुजर जाता है। ठीक है, तो इस तरह के डिफ़िकल्ट जो टेक्स्ट हैं उसको कैसे समझना है हमने। एक मुश्किल टेक्स्ट है ना जिसको हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, हम 2 लाइनें शुरू करते हैं, दोनों लाइनें पढ़ने के बाद या एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद हमें पता लगता है हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, हमें इसका एक लफ्ज़ भी समझ नहीं आया। या जो बाज़ औक़ात जो है ये सीएसएस के अंदर आप जो प्रेस आती है वो इतनी आसान प्रेस नहीं होती, या जो है जीआरई आप दे रहे होते हैं, जीआरई होता है ये टेस्ट, इंटरनेशनल टेस्ट है, वो जो है अमेरिका के लिए, तो उसमें इंग्लिश जो होती है वो इंग्लिश इसी तरह की होती है, आप पूरी सवाल पढ़ लेते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली कहा क्या है। क्यों? कि वो जो उसमें जो कह रहे हैं कि माड़े बैकग्राउंड के हैं, जो इतने अच्छे बैकग्राउंड के इंग्लिश नहीं है, वो समझने या जिसने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस नहीं की तो वो उसको इतने आसानी से नहीं कर सकता। वो जिसने बहुत अच्छी मेहनत की है, जिसका बैकग्राउंड सही है, जिसकी रीडिंग हैबिट्स ठीक है, वो बंदा जो है वो कर सकता है वैसा टेस्ट। तो इस तरह के मुश्किल टेक्स्ट को करने का फिर क्या तरीका है कि कैसे समझे हमें जो नहीं आ रहा, तो उसका सबसे पहला तरीका होता है कि आप जो डिफिकल्ट टेक्स्ट को आपने पढ़ना है तो उसको ये नहीं करना कि आपने जो है एक ही दफ़ा पढ़ लें और फिर कहें यार मुझे तो समझ नहीं है, बल्कि उसको क्या करना है, उसको पार्ट्स में डिवाइड करें। पार्ट्स में मीन जितने पैराग्राफ हैं, मतलब एक पैसेज है उसमें 5 पैराग्राफ हैं, उन 5 पैसेज पे आपने एक-एक पैराग्राफ पे बार-बार फोकस करना है, एक-एक करके। यानी कि एक टाइम पे
एक ही पैराग्राफ पे आपने फोकस करना है और उसका तरीका क्या है, ये 5-6 बातें उसमें से आप ये कर लें तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी हद तक उसमें से समझ आ जाएगी। उसमें से सबसे पहला काम ये है कि आप जो है उसकी जो हेडिंग है या सब हेडिंग है उनको स्कैन करें। उसको जो स्कैनिंग की टेक्निक हमने पीछे पढ़ी है ना, तो उसको हमने क्विक सा देखना है कि इसमें हेडिंग कौन सी है, सब हेडिंग कौन सी है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि एक्चुअली ये बात किससे मुतल्लक हो रही है। ठीक है। और फिर हमने ये देखना है कि ये टेक्स्ट ऑर्गेनाइज कैसे है, किस तरतीब से है, क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या पहले रीजंस आ रही हैं, उसके बाद कॉजेज आ रही हैं, उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज आ रही हैं, ये कैसे आ रहा है तरतीब, इसकी क्या ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सबसे पहले काम हमने हेडिंग, सब हेडिंग और उसकी ऑर्गेनाइजेशन चेक करनी है कि ये जो पूरा टेक्स्ट है पढ़ने से पहले, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, उसका क्विक सा हम हेडिंग, सब हेडिंग और उसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि उसके अंदर जो कैसे एक्चुअली टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज किया गया है। उसके बाद हमने क्या करना है कि उसकी जो है इंट्रोडक्टरी एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ पढ़ लेंगे, यानी कि इंट्रोडक्टरी और कंक्लूडिंग। ये मैंने बताया था कि कोई भी जो वेल रिटन टेक्स्ट होता है उसमें एक ही पॉइंट को 3 दफ़ा एक्सप्लेन किया होता है। एक दफ़ा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में, फिर उसके बाद जो है बॉडी में जो दरमियान वाले कई सारे पैसेज या कई सारे, और एट द एंड उसको समराइज किया होता है। तो 3 दफ़ा इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और बॉडी, 3 पार्ट्स में उसको तीन, एक ही आइडिया को 3 दफ़ा। तो अगर आप इंट्रोडक्टरी और कंक्लूडिंग पार्ट पढ़ लेंगे, जस्ट पैराग्राफ पढ़ लेंगे, तो आपको समवट आइडिया का पता चल जाएगा कि इस पूरे पैसेज के अंदर किससे मतलब बात हो रही है, क्या हो रही है, क्या पॉइंट डिस्कस हो रहा है, ये वो। ठीक है। आगे बॉडी को फिर अंडरस्टैंड, जो मेन आगे डिटेल दी गई है, एग्जांपल दी गई है विद उसकी जो जितनी भी डिटेल दी है उसको समझना आसान हो जाएगा। तीसरे काम आपने ये करना है, अब आपको टेक्स्ट से आपने पढ़ना है। ठीक है। और एक एक पैराग्राफ करके पढ़ने हैं आपने ना, पहले एक को पैराग्राफ को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। ठीक है। और इस दौरान जो है अगर आपके पास पेंसिल वगैरह है तो आप या जो है लिखना चाहते हैं या अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो ऐसे वर्ड जो बिल्कुल आपको समझ नहीं आए, ठीक है, या ऐसे वर्ड जो आप टेक्स्ट से गैस भी नहीं कर सकते, यानी कि जो पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद भी गैस नहीं कर सकते। अदरवाइज मोस्टली आम जो जैसे आप कोर्सेज वगैरह पढ़ते हैं ना, ये आसान होते हैं। इनके अंदर कोई ऐसा अगर डिफिकल्ट वर्ड आ भी जाए तो क्या होता है कि उसमें से एक आधा वर्ड जो आपकी समझ नहीं आई, तो वो आप जब पूरा सेंटेंस पढ़े ना तो आपको उसकी समझ भी आ जाती है। ठीक है। उसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, उसके कंटेक्स्ट से समझ आ जाती है। मगर बाज़ औक़ात हमें सेंटेंस की भी समझ नहीं आती जो मुश्किल टेक्स्ट होते हैं, और बाज़ औक़ात उनमें से कोई स्पेसिफिक वर्ड की भी समझ नहीं आती। और अगर समझ नहीं आती, उनको आप अंडरलाइन कर लें या जो कह लें कि उनको हाईलाइट कर लें, ताकि जो है उनकी तरफ बाद में आ जाएंगे। मगर ये नहीं है कि जैसे मुश्किल सेंटेंस आया या मुश्किल वर्ड आया तो ब्रेक लग गई। ब्रेक लगने का क्या मतलब? ब्रेक नहीं लगानी, आपने एक एक करके पैराग्राफ पढ़ने हैं और हर पैराग्राफ की एंड में पता है क्या काम करना है आपने, कि एक दफा जो है जब पूरा पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो फिर आप उसको रीस्टेट करने की कोशिश करेंगे, रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कि इस पैराग्राफ के अंदर एक्चुअली ये बंदा क्या कह रहा है, व्हाट द सीन। ऑल्दो कि हमें पूरा पैराग्राफ की समझ नहीं आई, मीन, मगर ओवरऑल कुछ आइडिया तो समझ आ सकता है ना, कि मे बी आपको कुछ आइडिया समझ आ रहा हो कि एक्चुअली ये किसके मतलब बात कर रहे हैं, किस पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं, वो पॉइंट समझ लें, वो ज़रूरी होता है। ठीक है। और राइट डाउन अ फ्यू नोट्स, अगर आप एक दो सेंटेंस को, अगर आपको बातें कुछ समझ आ गई हैं, आप समझ गए कि ये बातें इसमें डिस्कस हुई हैं, आल्दो कि पूरा पैराग्राफ आपको समझ नहीं आया, आप एक दो सेंटेंस में वहां पे अपने नोट कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं कि जी ये कौन सी एक दो बातें हुई हैं। इसके बाद मार्क एनी पार्ट दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड एंड कम बैक टू देम लेटर। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई, कोई वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आया, उसको अंडरलाइन कर लें, बाद में आ जाएंगे उसकी तरफ। ठीक है। अभी हम सिर्फ एक दफा पढ़ लें। मगर बात का क्या होता है कि जो अक्सर स्टूडेंट को मसला पता है क्या होता है, मसला ये होता है कि इस तरह के टेक्स्ट में जो समझ ना आ रहा हो, बाल का क्या करते हैं कि टीचर आपको आसान करके नोट्स बना के नहीं देते कुछ, तो वो क्या करते हैं आपको
कुछ रिसर्च पेपर उठा के दे देते हैं, या कोई ऐसा और जो बड़ा डिफिकल्ट किस्म का टेक्स्ट होता है। तो वो क्या होता है कि अब आपने क्या हुआ कि लेक्चर पढ़ा, छोड़ दिया, उसे 4 हफ्तों के लिए छोड़ दिया। तो जो अगर लेक्चर के फौरन बाद पढ़ लेते फिर तो आपको समझ आ जाती। अब लेक्चर के फौरन बाद आपने पढ़ा नहीं, 2 हफ्ते उसे डिले कर दिया, 2 हफ्ते में जो आपने लेक्चर सुना था वो बातें निकल गई, गया गायब हो गया। अब क्या है कि अब जब उस आप उस टेक्स्ट की तरफ, उन नोट्सों की तरफ, उस रिसर्च पेपर की तरफ, या उस जो भी हैंड आउट्स दिए गए उसकी तरफ आते हैं, आपको जरा पल्ले नहीं पड़ता। आप क्या करते हैं, छोड़ देते हैं उसे, यार ये तो समझ ही नहीं पड़ रही, पता ही नहीं चल रहा, मुश्किल है, कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के साथ घंटों मैसेजिंग करना शुरू कर देते हैं कि सिदरा ये तो मुझे समझ ही नहीं आया, रहमान मुझे तो ये समझ ही नहीं आया, एम ए सर ने बकवास किस्म के नोट्स दे दिए, तंग हो गए, परेशान हो गए। ये आप कंप्लेन कर, हालांकि उसको आपने थोड़ा सा पढ़ा, 1 पेज पढ़ा, बकाया 10 पेज में छोड़ ही दिए। ये काम नहीं करना। आपने उसको क्या करना है कि मैंने कहा कि हर एक पैराग्राफ पढ़ें और उसके बाद समझें उसको क्या कहा। अगर आपको पूरा नहीं पेपर आया तो डजेंट मैटर कि आप परेशान हो जाएं और छोड़ ही दें उसको। उसका मकसद ये है कि आप जो आपको समझ आई आप 1-2 पॉइंट में लिख लें, और जो समझ नहीं आया उनको अंडरलाइन कर लें, छोड़ बाद में कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अब क्या करें कि इवन if you don't understand very well what you are reading, keep on going as the idea may become clearer later in the text। तो क्या होता है कि आपने साथ साथ उसको छोड़ना नहीं है, उसको पढ़ना है टेल एंड। जिस तरह वीडियो स्टार्ट होती है ना यूट्यूब पे, कहते हैं कि आपने अगर मेरी रेसिपी समझनी है तो टेल एंड तक आपने लाजमी देखनी है। तो इसलिए आपने वो लाजमी एंड तक पढ़ना है, चाहे समझ आए ना आए, एक भी लफ्ज समझ ना आए। ये प्रेसी है, प्रेसी जो है, हम ना सीएसएस की तैयारी करते थे तो सीएस उसमें देखते थे किसी तरह की प्रेसी होती थी, और प्रेसी बात वक्त ऐसी होती है आपको एक लफ्ज की भी समझ नहीं आ रही प्रेसी में, आप एक दफा पढ़ते हैं उसे, उसे जस्ट गो थ्रू होते हैं, जस्ट रीड आउट करते हैं, तो चाहे आपको एक लफ्ज की समझ ना आए, डोंट वरी, आपके एक लफ्ज की भी समझ नहीं है, आपने उसको पढ़ना जरूर है। क्यों, बात का क्या होता है कि शुरू शुरू में उन्होंने प्रेसी के बच्चा जैसी डिसहार्ट हो जाए, जमीन इसके पैरों से नीचे से निकल जाए, वो क्या करते हैं, ऐसा टैक्स दे देते हैं जो आपको बिल्कुल पल्ले पड़ते ही नहीं है। शुरू में 4 लाइनें पढ़ती नहीं, मगर आगे जैसे जैसे चलते हैं ना आपको समझ आना शुरू हो जाती है, आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स का पता चलना शुरू हो जाता है, बीच में कुछ सेंटेंस इजी होते हैं और उन सेंटेंस से आपको कुछ ना कुछ मतलब पता चल जाता है कि ओवरऑल इस पेपर में, इस प्रेसी में क्या बात हुई है। तो अगर आपने छोड़ दिया तो आप तो गए, फारिग हो गए, और अगर आपने नहीं छोड़ा, उसको पढ़ते रहे टेल एंड, उसको पढ़ने, तो क्या होगा कि आपको कुछ ना कुछ बातें आपके ज़हन में बैठ जाएंगी। ठीक है, आप क्या करें, एक दफा पढ़ लिया, अब क्या करना है, री रीड पार्ट ऑफ टेक्स्ट दैट डू नॉट क्लियर टू यू। जो बातें चले समझ आ गई वो तो ठीक है जी, हमने उसके पॉइंट्स भी बना दिए, जो समझ नहीं आई फिर आ जाना उसकी तरफ, आप दोबारा पढ़ें उसको। जब आप दोबारा पढ़ेंगे कुछ बातें आपको पहले से ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, जब पहले से ज्यादा क्लियर हो जाएंगी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाएगी। और अगर दूसरी दफा भी पढ़ा फिर समझ नहीं आती, 2-3 दफा आपने पढ़ ली, कम से कम उसको 2-3 दफा रीडिंग दें, ऐसे ना छोड़ दें। जो ऐसे छोड़ के मतलब आपने हार मान ली, आप नहीं पढ़ना चाहते, मीन आप वो टॉपिक छोड़ना चाहते हैं, आपको नहीं समझ आई, तो डोंट वरी कि आपने उसको छोड़ना नहीं है, 2-3 दफा उसे लाजमी पढ़ना है। और फिर भी आपको समझ नहीं आती तो मे भी अभी आपके दिमाग का मसला हो, नहीं, क्या आप रात हो गई है, 11 बज गए हैं, लेट नाइट हो गई है, आप सुबह के उठे हुए हैं 8 बजे के और 7 बजे के, 5 बजे के, तो अब इस वक्त आपका दिमाग ले ही नहीं रहा, आप क्या करें, सो जाएं। 24 घंटे के लिए आप सो जाएं, रात भर के लिए सो जाएं। क्या करें, सुबह उठ जाएं, सुबह अर्ली जैसे ही उठेंगे नमाज पढ़ेंगे, फिर उसको दिमाग आपका उस वक्त फ्रेश होता है, काफ़ी सारी बातें ले लेता है, आप क्या करें, उसको फिर पढ़ें, फिर उसको ऐसे टेक्स्ट को ऐसे टाइम के लिए रख लें, सुबह सुबह के लिए, जब सुबह सुबह के लिए रख लें, जब आप उसे दूसरी तीसरी रीडिंग देंगे
तो आपको उसकी काफ़ी सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। और जो चीज़ समझ ना आती हो, मेरी बात याद रख लें, मेरा एक्सपीरियंस याद रख लें, मैंने अपना एक्सपीरियंस किया हुआ है कि आप क्या करें, सुबह सवेरे नमाज पढ़ के आके आप उसको पकड़ लें। या बाद वक़्त ऐसे होता है कि आप रात के वक़्त बैठी हैं और काफ़ी बच्चे शोर-शराबा कर रहे हैं, कोई समझ नहीं पड़ रही, कुछ शोर है, आप फ़ोकस ही नहीं कर रहे पॉइंट। तो आप ऐसे टाइम में जब बच्चे ना हों, बच्चे सोए हुए हों, अर्ली मॉर्निंग अक्सर सोए होते हैं, ठीक है? और क्या होता है कि जब वो कोई शोर नहीं होती, 8 7-8 घंटे 8 घंटे आप सो के भी उठे होते हैं, सो भी आपने आराम भी कर लिया, दिमाग भी फ्रेश हो गया। जो पूरे दिन में आपका दिमाग की सारी डैमेजिंग होती है, आपका दिमाग जो है उसके न्यूरॉन जो हैं वो डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, ठीक है? जब 8 घंटे सोते हैं, वो नए-नए न्यूरॉन बनना शुरू हो जाती हैं, आपकी रिपेयर होना शुरू हो जाती है आपके दिमाग की। तो जैसे ही 8 घंटे की नींद लेके आप जब उठते हैं, तो आपकी रिपेयर हो चुकी होती है आपके दिमाग की। तो जैसे ही रिपेयर हो चुकी होती है, तो जो उस वक़्त रात को जब काफ़ी सारा डैमेज हो चुका था, आपको समझ नहीं आ रही थी, ठीक है ना? गाड़ी है, वो काफ़ी सारी डैमेज हो जाए, उस बेचारी ने चलना क्या है? अब क्या करें, उसको वर्कशॉप भेज दें। वर्कशॉप में उसको अच्छा खासा खर्चा-खुर्चा करें, ठीक, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। जैसे ही ठीक हो जाएगी, अब वो जब बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्या चलेगी कि नहीं चलेगी? वो डेफ़िनेटली चलेगी, दौड़ेगी, ठीक है? और उस वक़्त जो है उसको सवारी लेके जाएँगे क्या? वो सवारी लेके भी जाएगी, मगर जब डैमेज थी उस बेचारी ने गाड़ी में, क्या किसी को लेके जाना था? क्या आपके काम आना, या आपका मोटरसाइकिल खराब था, उस बेचारे ने क्या आपको बाज़ार तक लेके जाना था? अब आपने 1000 2000 रुपए मोटरसाइकिल पे लगाए, ठीक किया, तो जैसे ही वो ठीक हो गया, आपको वो हर जगह लेके जाएगा, उसमें तेल भी होगा तो लेके जाए। सेम ऐसे आपका दिमाग का है। तो बाद वक़्त क्या होते हैं कि आप चीज़ें आपके दिमाग में नहीं पड़ रही होती, और वो एक्चुअली डैमेजिंग स्टेट की वजह से, जो जो दिमाग का होता है उस वजह से होता है। और जब आप सुबह उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग की आदत अपनाएं। जब अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, उस वक्त अक्सर लोग सोए होते हैं, बच्चे वगैरह तो स्पेशली सोए होते हैं। या अगर हॉस्टल लाइफ है, हम हॉस्टल लाइफ में, मैं 8 साल हॉस्टल लाइफ मैंने गुजारी। तो हम क्या होता था, मेरे हमारा अक्सर कि रात को शोर शराबा, कोई मूवी देख रहा है, कोई गाने सुन रहा है, कोई फ़ोन पे बात कर रहा है अपनी फ्रेंड के साथ। तो इस तरह कई सारे ऐसे काम होते थे। तो जब ऐसे कई सारे काम होने, तो अगर आप बीच में पढ़ना चाहते हैं, तो यू कांट फोकस थे कि 8-8 लोग होते थे। जब हम एमएससी पीएचडी तक आ गए, फिर 3-4 लोग फिर भी होते थे। जब 3-4 लोग, या शुरू में बीएससी में मैंने कहा 8 लोग एक कमरे में बोल रहे हों, या 7, कम से कम 6-7 हों एट ए टाइम, तो 4 ही बोल रहे हों, तो आप क्या पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए जो होता है कि मैं अक्सर ये करता था कि सुबह आके नमाज के वक़्त पकड़ लेना, और जब तक उन्होंने उठना 7 बजे तक, 8 बजे तक, उਦੋਂ तक हमने 3-4 टॉपिक कर लेना, 1-2 कोर्स कवर कर लेने के, जी जो जो कल पढ़ा था आज चलें क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप कोशिश करें कि सुबह उठ के फ्रेश अर्ली मॉर्निंग, तो ऐसे कोर्स को जो समझ नहीं आ रहा उस वक़्त पकड़ लें, तो इंशाल्लाह लाज़मी समझ आ जाएगा। ये एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ। तो इसी तरीके से अगर आपने मुश्किल टेक्स्ट है, तो मगर ये है कि मुश्किल टेक्स्ट को ये नहीं होता कि 2 लाइनें पढ़ी, पैराग्राफ तो नहीं समझ आ रही, बोरिंग हो रहा है, नींद आ रही है, छोड़ दें उसे। तो 1-2 दफ़ा उसे पढ़ें सही, लाज़मी रीड आउट कर लें। जस्ट तो उसको कुछ ना कुछ, आपको जब रीड आउट कर लेंगे ना, कि मैंने छोड़ना नहीं है, मैंने पढ़ना लाज़मी है। अब पढ़ लें 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा पढ़ लें, नहीं आती, छोड़ दें जी, अगले दिन पढ़ लेंगे जी, नेक्स्ट पढ़ लेंगे, जिस वक़्त दिमाग फ्रेश होगा उस वक़्त पढ़ लेंगे। सुबह अर्ली मॉर्निंग, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग की लाज़मी आदत अपनाएँ, नमाज़ पढ़ा करें, और नमाज़ के फ़ौरन बाद ये बैठ जाया करें, सोया ना करें। अक्सर आजकल ऐसे होते हैं ना कि आते हैं लोग, नमाज़ पढ़ने जाते हैं, नमाज़ पढ़ के आके फिर जो हैं फिर सो जाते हैं, फिर 8 बजे तक सोए हुए, कोई नहीं जी, हमारी कौन-सी क्लास है, हमारी तो 1:30 बजे क्लासेज़ हैं। तो 10 बजे भी कई लोग माशाल्लाह ऐसे हैं, 10-10 बजे, 11-11 बजे तक भी सोए रहते हैं। तो ये एक अच्छी आदत नहीं होती, अपना अपनी लाइफ़ का बहुत सारा टाइम लूज़ कर जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले एक वीडियो भी भेजी थी टाइम के ऊपर, कि सुबह अर्ली 4 बजे उठना, 5 बजे उठना कितनी अच्छी आदत है, और उससे आपको कितना बड़ा फ़ायदा होता है। मैं भी अक्सर जब आप रात को, जैसे आप मेरे बिजी डेज होते हैं, तो मैं जब सारा दिन 7-8 लेक्चर दे के
तो एग्जॉस्ट हुआ है, तो रात को मैं अब कहूँ ना कि मैंने सोने से पहले एक लेक्चर तैयार करना है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो ना मैं कर सकता हूँ, ना मुझसे होता है। तो मैं क्या करता हूँ, सुबह फिर अगेन अर्ली मॉर्निंग उठ जाता हूँ, और अर्ली मॉर्निंग उठ के मैंने कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, कोई लेक्चर बनाना है, कोई कुछ भी कर तैयार करना है लेक्चर, तो वो मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के ना उनको पढ़ लेता हूँ, तैयार कर लेता हूँ। उस वक्त जो है कोई शोर नहीं, कोई बेहंगामी नहीं, हर एवरीबॉडी इन द हाउस इज स्लीपिंग, सो रहा है, तो नो प्रॉब्लम। तो आपको इश्यू कोई नहीं, जब आप उठ के पढ़ रहे हैं तो इंशाल्लाह आप कि जो चीज़ पढ़ेंगे दिमाग में बैठती है, और वही जो है वो काम रहती। मैं मेरी हैबिट पहले भी ये थी जब स्टूडेंट लेवल में, अब भी यही है जो है। आज भी मैं आपको सही बताऊं तो मैं रात 3 बजे उठा, तो 3 बजे उठ के मैंने जो है वो पूरी वो ज़ुआलॉजी का काफ़ी लंबा सारा 2-3 टाइम क्लासेस पढ़ानी थी, वो मैंने पूरा आधा चैप्टर कह लें कि तैयार किए। और वो आधा चैप्टर जो है वो आप कैसे तैयार कर सकते हैं, वो अगर सुबह उठें तो आप कहेंगे मैंने रात लेट नाइट 10 बजे 11 बजे पढ़ना है, तो वो नहीं, रात जल्दी सो जाएं, आजकल 7-8 बजे सो जाएं, आयशा के बाद सो जाएं, खाना शाना जल्दी खा लें, सो जाएं, और सुबह जल्दी उठ जाएं आप, फिर आपका इश्माती देखें, आप 2 बजे भी उठ जाएं, 3 बजे भी उठेंगे तो आपकी नींद पूरी हो चुकी होगी। और जो है उसके बाद आप पढ़ना शुरू करते हैं, तो आप करिश्माती तौर पे आप देखेंगे कि जो चीज़ें रात को समझ ही नहीं आ रही थी, एक एक चीज़ के ऊपर आधा आधा घंटा लग रहा था, वो अब 10-10 मिनट में, 5-5 मिनट में वो चीज़ें याद होती जाएंगी, जस्ट रीड आउट करते जाएंगे, आपको चीज़ें अंडरस्टैंड होती जाएंगी। तो ये कुछ बातें हैं जिनके मतलब अभी जो हैं